चलिए भाई लोगों शुरू करें। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ और हमने देखा था कि Ka या pKa से हम एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में हमें डेटा से आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। अगर हम डेटा से बात करेंगे तो फिर आप बहुत सारे डेटा याद करने पड़ जाएंगे। तो अपने लिए जो मेन पॉइंट रहेगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, जो मेन पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मेरी बात को आप वापस से सुनेंगे, वो रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिस भी H का एसिडिक नेचर कंपेयर करवाना चाहता है ना, उस H को हटा दो H प्लस आयन बनाकर, रिमेनिंग जो पार्ट है आपका उसकी स्टेबिलिटी चेक करो एनायन की। जितना ज्यादा स्टेबल आपका एनायन बनेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। सिंपल सा फंडा है। क्लियर? आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मुझे सॉल्व करने देंगे। कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए बहुत बार आप लोगों को यह पता ही नहीं चलता है कि कौन सा हाइड्रोजन हटाना है। कई बार तो वो H मेंशन करके दे देता है, कई बार पता ही नहीं चलता है कि कौन से H को हटाएं। जब भी किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर करते हो तो मोस्ट एसिडिक H हटाना है। क्या बोला मैंने? मोस्ट एसिडिक H को हटाना है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसके अंदर। मतलब जैसे पहले वाले में आपके पास दो कार्बन है, दोनों पर लगे हुए हाइड्रोजन्स का सेम एसिडिक नेचर है, ये इक्विवेलेंट है। तो अगर मैंने कहीं से भी H प्लस को हटा दिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? बेस ये बनेगा। H प्लस हटाने के बाद इसमें से बताओ कौन से कार्बन से मैं हटाऊं? दोनों में से कहीं से भी हटा सकते हो। तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। यहां पर मैंने जानबूझ के पहले से दिखा दिया है कि नाइट्रोजन पर ये H और कहीं है ही नहीं, तो ये बन जाएगा आपके सामने कॉन्जुगेट बेस। इनमें दोनों में से कोई सा भी हटा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट में बताओ कहां से हटाएं? कहीं से भी हटा सकते हो। अच्छा मैंने उधर वाले का बना दिया है क्या? चलिए, तो ये हमारे सामने बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, फिर से अगर यहां से H प्लस हटा दिया तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। H को H प्लस बनाकर हटाना है एज ए प्रोटॉन, रिमेनिंग पार्ट आपका कॉन्जुगेट बेस रहेगा। नाउ वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आप जानते हैं इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन लास्ट क्लास में ही किया है। यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पर नाइट्रोजन पर है और हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर कार्बन पर है और हाइब्रिडाइजेशन sp। यहां पर ऑक्सीजन पर है और हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? तो आप जानते हैं sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp2 कार्बन की होती है और sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp3 नाइट्रोजन होता है। दोस्तों वन जंप रूल, आपका sp कार्बन sp3 नाइट्रोजन को ओवरटेक करता है बस। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें बिल्कुल सही है। अब ये sp3 नाइट्रोजन है और ये sp कार्बन है, तो इसकी एन क्या रहेगी? ज्यादा। भले ये कार्बन sp है लेकिन sp3 ऑक्सीजन आज भी En में इसका पापा है। ये आप गड़बड़ी करोगे ही करोगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं sp कार्बन और sp3 ऑक्सीजन में से इसी की ही En ज्यादा होती है। आपके दिमाग में से एक सवाल आएगा, लेकिन सर कार्बन sp है ना, तो क्या पूरा बोल कार्बन sp है तो sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा कॉन्जुगेट बेस का। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस फिफ्थ वाले का है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करना चाहें सबसे ज्यादा कौन रहेगा? फिफ्थ, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड और सबसे कम एसिडिक रहेगा फर्स्ट। आप बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है? मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो आखिरी क्राइटेरिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको भी कई जगह अवॉइड कर सकते हैं तो हम उसको अवॉइड करेंगे। कैसे? अब आप एक बात सोचो, अगर मैं आपको एक यहां से पॉइंट बताता दोस्तों, आईओसी में भी आपने उस पॉइंट को पढ़ा होगा।
हाइड्रोजन अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर एसिडिक। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर एसिडिक। और ईएन के फंडे कहां चलते हैं? ग्रुप में या पीरियड में? पक्का? यानी कि ईएन की बातें तभी करना जब साइज ऑलमोस्ट सेम हो, एक ही पीरियड में। तो दोस्तों इधर आओ, मैं कह रहा हूं कि इस हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक ये वाला हाइड्रोजन है। मेरी बात को सुनना आप ध्यान से ना। मैंने आपके सामने आज क्वेश्चन बैंक में और भी क्वेश्चन शेयर किए। केटाइन की स्टेबिलिटी का आप चेक करेंगे, उसमें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के और ऐड हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो अलग वैरायटी का हो। और मैं इस बार खुद उनको डिस्कस भी करूंगा, या तो स्पेशल क्लास पे आके या फिर रिकॉर्डेड यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर सभी क्वेश्चंस आपने सोल्व कर ली ना, सॉल्यूशन देख देख के भी सोल्व कर लिए, आपका क्वेश्चन जीओसी का रुकने वाला, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? लेकिन मेरे करने से, हाँ ये हमेशा ध्यान रखना। आइए अगर अपन देखें तो बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp। और इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? अगर अपन बात करें sp3। आप बताइए विच एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो दोस्तों आप इनडायरेक्टली यही तो बात कर रहे हो कि यहां से H हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पर आएगा, और यहां से H प्लस हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज sp3 ऑक्सीजन पर आएगा। और यहां नेगेटिव चार्ज क्या है? ज्यादा स्टेबल, और यहां नेगेटिव चार्ज क्या है? कम। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी, तो डायरेक्ट बोल सकते थे ना अपन कि मोर ईएन से अटैच्ड हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। जैसे यहां पर इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3। सही बात है कि नहीं है? और यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो आप देखो इनके कॉन्जुगेट बेस में भी तो सेम फंडा लगा रहे हो कि ये sp कार्बन आपके sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। मतलब हम कॉन्जुगेट बेस बनाने से बच सकते थे यहां पर। सही बोला कि नहीं बोला? एक बच्चे ने कॉन्जुगेट बेस बना के किया, आंसर उसका सही है। एक बच्चे को सीधा पता है कि मोर ईएन से अटैच्ड हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, उसको कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन में लगाना है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चंस आपको बेहतरीन मिलेंगे। अब आप बताओ विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड? कोई सा भी एक हाइड्रोजन मान ले। विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड? कोई सा भी एक हाइड्रोजन मान ले। विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड? कोई सा भी एक हाइड्रोजन मान ले। अब देखो बताओ ये आपका हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर है? sp3। ये हाइड्रोजन बताओ कौन से कार्बन पर है? sp2। ये हाइड्रोजन बताओ कौन से कार्बन पर है? sp। तो बताइए अगर अपन ऊपर वाला फंडा ठीक से पढ़ा तो हम क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका रहेगा? थर्ड। उसके बाद, और उसके बाद, यही तो बोलोगे ना दोस्तों। ये लीजिए आगे आंसर। एक बच्चे की अप्रोच दूसरी है, वो H प्लस हटा रहा है, कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज। वो H प्लस हटा रहा है, कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज। यहां पर भी H प्लस हटा रहा है, कॉन्जुगेट बेस बना रहा है। आप देखो मुझे लिखने में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये टाइम क्लास में नहीं दिखता है, पेपर में दिखता है ये टाइम सारा का सारा। क्लियर? अगर अपन अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं तो बताइए नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पर है? sp3 पर। बताइए ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज या डीलोकेलाइज? लोकेलाइज्ड, पक्का। इधर बात कीजिए, फिर ये कार्बन कौन सा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है? sp2। यहां पर ये कौन से कार्बन पर है? sp। तो आपने फिर से वही बोला, मोर ईएन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो ऊपर से बोल सकते थे मोर ईएन से अटैच्ड हाइड्रोजन मोर एसिडिक। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? इससे ज्यादा स्टेबल आपका ये है, इससे ज्यादा स्टेबल आपका ये है। ये किसका ऑर्डर आ गया है दोस्त? स्टेबिलिटी का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन फिर से अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन को। डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे। बताइए, ध्यान से सुनिए, अगर मुझसे इसका एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए कह रहा है दोस्त, तुझे मुझे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। हम जब क्वेश्चन करवाते हैं ना तो खुद H हटा के बताते हैं बच्चे को, लेकिन जब क्वेश्चन उसके पास आता है तो आधे बच्चे ये नहीं जानते H हटाना कौन सा है। क्लियर? कार्बन पर भी है, ऑक्सीजन पर भी है। तो आप बताओ इन सभी में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ये H सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर कॉन्जुगेट बेस बनवा लेना तो जनता साफ हो जाए। कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस मोस्ट एसिडिक H को हटाकर बनाना पड़ता है। अगर किसी ने इसका कॉन्जुगेट बेस ये बना दिया तो बताइए क्या ये इसका सही कॉन्जुगेट बेस होगा?
क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन तो वो था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। बताइए यहां पर ये हाइड्रोजन किस पर है? ऑक्सीजन पर। और ऑक्सीजन कैसा है? sp3। बताइए ये कार्बन पर है, लेकिन कार्बन कौन सा है? sp। यहां पर ये नाइट्रोजन पर है और नाइट्रोजन कौन सा है? sp3। मैं आपको बता दूं कि sp3 ऑक्सीजन ईएन में आपके sp कार्बन का पापा होता है। हालांकि sp कार्बन आगे निकल जाता है sp3 नाइट्रोजन से। क्या यही मैंने मॉडिफाइड ईएन पढ़ाई थी? तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। दो कोड़ी का सवाल था। क्लियर? आप कॉन्जुगेट बेस बनाकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखो मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। आते तुम लोग शुरू हो जाते हो, उधर शुरू कीजिए। हाँ, आपकी बात सारी सही है, मैंने मान ली है, पर हम आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर एसिडिक। ये जबरदस्त पॉइंट है, लेकिन ईएन का फंडा कब चलाना है? इन ए पीरियड। अगर साइज का वेरिएशन आ जाए तो फिर वो फंडा नहीं चलेगा, और साइज का वेरिएशन आता है क्वेश्चन सीधा आईओसी के हाथों में जाएगा। HF, HCl, HBr, HI आईओसी का क्वेश्चन हो गया है। H2O, H2S, H2SE ये सारे आपको आईओसी में पढ़ा दिए गए हैं कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। स्पीड आप मेंटेन करेंगे दोस्तों। आप ऑलमोस्ट मॉड्यूल सोल्व कर सकते हैं। आपको संडे मिला है, अभी तक केवल और केवल हमने थ्योरी पढ़ी है। आप पहले मॉड्यूल सोल्व कर लीजिए, ईएलपी सोल्व कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कई क्वेश्चंस में आपको नोटबुक उठानी पड़ेगी, तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी है कि सर मेरे से तो बन ही नहीं रहे, मुझे तो नोटबुक उठानी पड़ रही है। अच्छी बात है, दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी उस क्वेश्चन के लिए। फिर अब आधों को याद नहीं होगा आज कि कैसे चेक करते थे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्वेश्चन आएगा कंपेयर द हीट ऑफ, एकदम ब्लैंक, लेकिन जिस दिन पढ़ा था उस दिन तो हम नाच नाच के आंसर दे रहे थे। फिर आप वापस से नोटबुक खोलोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ोगे, और आपको उस दिन सही मायने में उसका मतलब समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे चेक करना होता है। सुलटा दिया है भाई लोगों? अब तो सुलटा दिया होगा। यहीं पर ही लिखना है, ना पहले से लिख के लाओगे ना बाद में लिखोगे। ये हमेशा ध्यान। इस क्लास में बैठने का, लिखने का भी अपना कंट्रीब्यूशन आपके सिलेक्शन में। अगर आप पहले से लिख के लाई, आपके दिमाग में यह आया कि घर जाके लिख लूंगा, तो क्लास में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। याद करना है तो क्वेश्चंस को नहीं, कॉन्सेप्ट याद कीजिए। कैसे? जैसे इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, ये आना चाहिए शॉर्ट नोट्स के अंदर, ज्यादा से ज्यादा इस वैरायटी का एक क्वेश्चन बस। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? कितना शरीफ बच्चा है, कहता आप तो बढ़ो, आप बढ़ ही रहे हो, आपको क्या लगता है हम आपके साथ चल रहे हैं? हम आपको रोक नहीं रहे हैं, क्या बढ़ते रहिए।
मेरे को तो टाइम लगेगा सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फोर्थ वाला एनायन की स्टेबिलिटी में भी आया था, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आ जाएगा। तो मैंने बताया था जहां पर ईएन को ओवरटेक करेगा कोई चीज तो वो इतनी बार आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर अपन बात करें, बताइए यहां पर हाइड्रोजन आपके कौन से कार्बन पर है? sp। यहां पर भी, एक मिनट, कौन से को हटाओगे? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इधर वाले को कि उधर वाले को? बिल्कुल सही। अगर अपन बात करना चाहें तो ये कार्बन sp है। बताओ बेंजीन के सभी कार्बन कैसे हैं? sp2। कोई से भी H को सोच सकते हैं? जी हाँ, तो ये sp2 कार्बन पर है। ये दोस्तों देखो कमाल है तो किस पर? sp3 पर, लेकिन ये सबको ओवरटेक करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका H प्लस हटाने के बाद अगर मैंने यहां से H प्लस हटा दिया तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना दोस्तों, वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। किसकी वजह से? एरोमेटिसिटी की वजह से। आपका कंपाउंड यानी कि कॉन्जुगेट बेस हो गया है एरोमेटिक, और एरोमेटिसिटी आ जाए तो फिर वो ओवरटेक कर जाता है आपके ईएन को। हर जगह नहीं, आपसे ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करेगा, बहुत सोच समझ कर देगा, अच्छा थ्योरेटिकली कंपेयर कर सके। तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमारे पास कौन सा निकल कर आएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक तो निकल कर आएगा 4। आप बताओ सबसे कम एसिडिक कौन निकल कर आएगा? तीनों में देखो थर्ड। पता लगने लगा बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए। अब इन दोनों में ईएन क्या हो गई है? सेम। अब आप नहीं बच सकते, अब आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना ही पड़ेगा। इधर वाले का कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, यहां पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। उधर वाले का कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, यहां पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो ईएन वगैरह सब सेम है, क्योंकि ईएन डिसाइड करती तो पर डिसीजन हो जाता। क्लियर? तो फिर ईएन से नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस हाइपर वगैरह सब देखो। देखो किसी में भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, एनायन में हाइपर की बातें हम करते ही नहीं है। अब इंडक्टिव देखना पड़ेगा। बताइए यहां पर हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट नील बटे, और यहां पर एल्काइल ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस आई, एंड विल ट्राई टू डिस्टेबलाइज द एनायन। तो इन दोनों एनायंस में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? पहले वाले की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज्यादा होगी? 1 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो भी को सोच सकते हैं? जी हाँ, तो ये sp2 कार्बन पर है। ये दोस्तों देखो कमाल है तो किस पर? sp3 पर, लेकिन ये सबको ओवरटेक करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका H प्लस हटाने के बाद अगर मैंने यहां से H प्लस हटा दिया तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना दोस्तों, वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। किसकी वजह से? एरोमेटिसिटी की वजह से। आपका कंपाउंड यानी कि कॉन्जुगेट बेस हो गया है एरोमेटिक, और एरोमेटिसिटी आ जाए तो फिर वो ओवरटेक कर जाता है आपके ईएन को। हर जगह नहीं, आपसे ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करेगा, बहुत सोच समझ कर देगा कि बच्चा थ्योरेटिकली कंपेयर कर सके। तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमारे पास कौन सा निकल कर आएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक तो निकल कर आएगा 4। आप बताओ सबसे कम एसिडिक कौन निकल कर आएगा? तीनों में देखो थर्ड। पता लगने लगा बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए। अब इन दोनों में ईएन क्या हो गई है? सेम। अब आप नहीं बच सकते, अब आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना ही पड़ेगा। इधर वाले का कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, यहां पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। उधर वाले का कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, यहां पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो ईएन वगैरह सब सेम है, क्योंकि ईएन डिसाइड करती तो पर डिसीजन हो जाता। क्लियर? तो फिर ईएन से नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस हाइपर वगैरह सब देखो। देखो किसी में भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, एनायन में हाइपर की बातें हम करते ही नहीं है। अब इंडक्टिव देखना पड़ेगा। बताइए यहां पर हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट नील बटे, और यहां पर एल्काइल ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस आई, एंड विल ट्राई टू डिस्टेबलाइज द एनायन। तो इन दोनों एनायंस में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? पहले वाले की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज्यादा होगी? 1 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है।
एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें कर रहा है। इसमें अगर अपन बात करें तो बताइए, H प्लस हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, क्योंकि जिस कार्बन पर आपका H है, EN तो आप देख पा रहे होंगे सेम ही है। क्लियर? तो आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना ही पड़ेगा। मैं यही बना देता हूं, कॉन्जुगेट बेस। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। द कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आर इफेक्ट NO2। यहां पर भी H प्लस हटाइए, कॉन्जुगेट बेस बनाइए। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, एक माइनस आर। फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, एक और माइनस आर। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, यह हाइड्रोजन भाई साहब खतरनाक एसिडिक नेचर का निकलता है। यहां से भी H प्लस हटाओगे तो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, माइनस आर। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, माइनस आर। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, माइनस आर। अब आप ऐसे मत कहना कि सर यहां तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया है। मैं समझा चुका हूं, नेगेटिव की लॉटरी लगी है क्रॉस से, उसका कहीं कोई नुकसान, नेगेटिव दोनों साइड 100% डिलोकलाइज हो सकता है, नेगेटिव को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? थर्ड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड के सबसे ज्यादा। उसके बाद बताइए सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। बन गया क्वेश्चन आपका। भाई कुछ भी नहीं चमक रहा है तो कॉन्जुगेट बेस तो बनाकर चेक कर ही सकते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताइए, देखो हालांकि मैंने आपको H प्लस पहले ही हाईलाइट कर दिया, एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा। इस कंपाउंड में या तो आप ये वाला H हटा सकते हैं या फिर ये वाला H हटाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन इक्वली एसिडिक है, उसके अलावा कोई H नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे सर उसके अलावा कोई H? देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर कोई और H हटाओगे तो कॉन्जुगेट बेस इससे कम ही स्टेबल बनेगा। यहां पर अगर मान लीजिए हमने इस वाले H को हटाया, किस वाले H को? इस वाले H को हटाया, H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, एक माइनस आर। इसमें देखो क्या ये H इनसे ज्यादा एसिडिक है? नहीं, यही सबसे ज्यादा एसिडिक है इस मॉलिक्यूल के अंदर। क्यों? H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस बना दे, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। फिर से अगर अपन बात करना चाहें, इधर भी करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सही बात है कि नहीं? अगर आप कोई सा और H हटाओगे तो वो 2 माइनस आर से स्टेबलाइज नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये H मोस्ट एसिडिक है। कई बार आपको सोचना पड़ेगा कौन सा H हटाना चाहिए। जब तक वो ये ना कहे ना कि ये H हटा के बताओ, तब तक आपको मोस्ट एसिडिक ही हटाना है। अगर उसने बोल ही दिया कि नहीं इसी H के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो तो बात अलग है, नहीं तो हमें मोस्ट एसिडिक हटाना है। जैसे यहां पर उसने बोला हुआ इसके बारे में, अगर मैं इसको हटा दूं और इसका कॉन्जुगेट बेस बना दूं, तो बताइए क्या इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा? क्या इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा? क्यों नहीं होगा? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। लेकिन सर हो तो गया, दिक्कत क्या है? दिक्कत है ब्रैड्स रूल। ब्रिज हेड एटम को कैसा कर दिया? sp2, और कोई भी रिंग आपकी 8 से बड़ी तो ये हो नहीं सकता। तो इसमें आपका कॉन्जुगेट बेस केवल और केवल स्टेबलाइज हो रहा है किससे? CO के माइनस आई से। केवल और केवल स्टेबलाइज हो रहा है किससे? CO के माइनस आई। ये भी यहां पर केवल माइनस आई लगा पा रहा है, ये भी यहां पर केवल माइनस आई लगा पा रहा है, लेकिन इसमें 2 माइनस आर, इसमें 1 माइनस आर। कैन यू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ? जी हां, सबसे ज्यादा एसिडिक सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, और उसके बाद थर्ड। आप जानते हैं सेम क्वेश्चन एनाइन की स्टेबिलिटी में भी आया था। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपकी मदद की है, फिर से हाइड्रोजन्स बता रखे हैं कि यही हाइड्रोजन सोचने हैं। रीजन बीइंग, जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे देन यू विल रिमूव द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में तो इधर से हटाओ उधर से हटाओ, कद्दू फर्क पड़ने वाला, लेकिन भाई इसमें अगर यहां से हटाया ना तो एक के साथ रेजोनेंस होगा, और यहां से हटाया तो इधर और इधर 2 के साथ। तो मोस्ट एसिडिक एच हटाना है कंपैरिजन में, अनटिल और अनलेस वो मेंशन
ना कर, मेंशन कर दिया तो बात अलग हो गई। तो यहां से अगर मैं हटा दूं नेगेटिव चार्ज बना दूं, यहां से भी H प्लस हटा दूं नेगेटिव चार्ज बना दूं, यहां से भी H प्लस हटा दूं नेगेटिव चार्ज बना दूं, कंपेयर कीजिए। यहां पर बताइए कितना माइनस आर लगेगा आपका, एक, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड बाय द माइनस आर इफेक्ट्स ऑफ CO ग्रुप। यहां पर बताइए कितने माइनस आर लगेंगे आपके, दो, यहां पर भी माइनस आर है और यहां पर भी माइनस आर है, और दोनों साइड से माइनस आर 100%, कहीं कोई रुकावट नहीं है। इसमें इधर वाला तो माइनस आर कैसा लगेगा, 100%, लेकिन उधर वाला आप जानते हैं CO बॉन्ड किस में आ गया है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। तो क्या नेगेटिव से रेजोनेंस करना ही बंद कर देगा, नहीं नहीं करेगा सर, लेकिन कंपेरेटिव टू दिस CO बॉन्ड कम करेगा, लेकिन लगेगा तो माइनस आर ही। यस, ये भी स्टेबलाइज करेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन आपका कौन सा बनेगा, सेकेंड। तो सेकेंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद थर्ड, बिल्कुल सही, और उसके बाद फर्स्ट। क्लियर। इस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैं नहीं उठाया उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मॉड्यूल में है मैं उनको नहीं उठा रहा हूं, सो दैट आप खुद उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सके। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। एक एल्कीन की स्टेबिलिटी का भी बहुत अच्छा है, जिसमें रेजोनेंस 2 में बराबर है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड करता है। रोल ऑफ एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व होगा तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। आपने मॉड्यूल ELP और अपना क्वेश्चन बैंक कर लिया, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका GOC का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। कुछ क्लैरिफिकेशन आया है क्या कि 2 स्टेज में इसी साल से हो गया, अगले साल से नहीं आया है, अगले साल से होगा, नहीं मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो वैरायटी चेंज हो जाएगी। जेई मेंस पिछले साल का देखोगे ना तो GOC तक भर रखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जेई मेंस फर्स्ट शिफ्ट आप डाउनलोड करना पेपर 2024, आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन कहां तक थे, GOC तक, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो एग्जामिनर वेटेज हमसे पूछकर डिसाइड नहीं करने वाला है, अगर उसको स्क्रीनिंग करनी होगी तो इजी पहले में पूछ लेगा। जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर में दिन रात का फर्क होता है। जिस भी हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ हमसे पूछेगा, हम उस H को H प्लस बनाकर हटा देंगे और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। जितना ज्यादा वो स्टेबल बनेगा, उस H का एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखेंगे। नहीं नहीं, उसने मेंशन ये किया है, आप देखो इसमें मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, हालांकि ये इसका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, मैं मेंशन करके लाया हूं कि आपको इन्हीं हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। अगर मोस्ट एसिडिक पूछोगे तो यहां से या यहां से, क्यों, क्योंकि इनका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सुलटा दिया है क्या,
अब सुलटा है क्या? अब सुलटा दिया है। अब सुलटा है क्या? ए, एक ही राक्षस बोल रहा है बार बार। इतना नो सर बोलते हैं कि इस दिन ऊपर वाले ने पूछा सिलेक्शन चाहिए, नो सर। सुलटा दिया है क्या? चलिए देखिए, हमने जो चीजें हम पहले ही कंपेयर कर चुके हैं उनको अननेसेसरी ऐड करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। जैसे क्लोरोफॉर्म में, और अगर हम फ्लोरोफॉर्म में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करना चाहें तो हम इनका कॉन्जुगेट बेस ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, हमें मालूम है ये ज्यादा स्टेबल है, तो आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर? वो अपने को क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मॉड्यूल ईएलपी या क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब हम आ जाते हैं, ये जो अभी तक हमने कंपैरिजन किए थे ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोकार्बन में दिए हुए हैं। जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है। फिर आगे एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें करता है वो कौन से चैप्टर में? अल्कोहल। अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करेगा, फिर फिनोल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करेगा। तो हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ही चल रही है, कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखो, जब सारे ही अल्कोहल होंगे ना, तो जिस एटम से जुड़ा है वो ऑक्सीजन हो जाएगा, उसका ईएन क्या हो जाएगा? सेम। सिंपल सी बात है, ईएन सेम हो जाएगा तो उस पर लगा हुआ कोई ग्रुप स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेगा। अब सोचो, मान लीजिए मुझे ये अल्कोहल्स दिए हुए हैं, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन मिलेगा? ऑक्सीजन से जुड़ा। ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। एक मिनट सर, ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। अब अगर अपन बात करें तो जिस एटम पर है उस एटम की ईएन आप चेक करो, सभी में ही क्या है? चेक कीजिए, सभी में ही क्या है? सभी में ही क्या है? सेम। तो अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड नहीं करेगी, इसके आजू बाजू लगे हुए ग्रुप पर डिपेंड करेगी कि वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है या डिस्टेबलाइज। जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आपने ध्यान नहीं दिया, भाई यहां पर भी नेगेटिव किस पर आया? कार्बन पर। यहां पर भी नेगेटिव किस पर आया? कार्बन पर। लेकिन इसके सराउंडिंग में ऐसे ग्रुप थे जो इस नेगेटिव को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे थे। पर इस एटम पर है उस एटम की ईएन आप चेक करो, सभी में ही क्या है? चेक कीजिए, सभी में ही क्या है? सभी में क्या है? सेम। तो अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड नहीं करेगी, इसके आजू बाजू लगे हुए ग्रुप पर डिपेंड करेगी कि वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है या डिस्टेबलाइज। जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आपने ध्यान नहीं दिया, भाई यहां पर भी नेगेटिव किस पर आया? कार्बन पर। यहां पर भी नेगेटिव किस पर आया? कार्बन पर। लेकिन इसके सराउंडिंग में ऐसे ग्रुप थे जो इस नेगेटिव को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे थे, पर इसके सराउंडिंग में एक ऐसा ग्रुप था जो इसको स्टेबलाइज कर रहा था। क्लियर? तो हमें अब इसी तरीके की बातें यहां पर करनी पड़ेगी। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जिसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। पहले सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी कैसे समझाता है। एनसीईआरटी कॉन्जुगेट बेस की बातें नहीं करता है जब आप पढ़ोगे थ्योरी को। एनसीईआरटी ऐसे समझाता है कि अगर कोई आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ना, तो वो इस बॉन्ड की पोलैरिटी को, कौन से बॉन्ड की? इस वाले बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा देगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, पोलैरिटी को बढ़ा देगा। क्लियर? इधर अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग,
तो कहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ग्रुप आएगा तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी को कम कर देगा। अगर पोलैरिटी को कम कर देगा तो H प्लस के हटने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। कहता है इसको इतना पोलर करो कि आयोनिक की तरफ निकल जाए, इस पर आ जाए फुल माइनस और इस पर आ जाए फुल प्लस, ऐसा करो इसको। तो ऐसा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही करेंगे। अब जानते हैं अगर डोनेटिंग लगाया तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना कम कर देगा और आपको एल्काइल चेन से इलेक्ट्रॉन्स को मिलने लग जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ाएंगे एंड एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। अगर डोनेटिंग लगाओगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी को घटा देंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ये एनसीईआरटी लिखती है, आपने शायद ऐसी लाइनें ढंग से सुनी भी नहीं है क्योंकि हमारा जीवन केवल कॉन्जुगेट बेस्ड की स्टेबिलिटी पर ही निकल जाता है। एक चीज को कई तरीके से समझाया जा सकता है। आइए, कहता है ऐसे नहीं समझ रहे, चलिए H प्लस हटा के कॉन्जुगेट बेस बनाइए। कॉन्जुगेट बेस एक एनायन है और बताइए अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एनायन को स्टेबलाइज करेगा। अगर ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसको क्या करेगा, ये डिस्टेबलाइज। तो ये आपके कॉन्जुगेट बेस की क्या आ गई है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और वही आपके सामने क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कहता आप H प्लस हटा के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करोगे और उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा होगा। H प्लस हटा के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करोगे जिसमें डोनेटिंग इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो कहता सीधा ही देख लो ना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, अगर अपन बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स, ध्यान से सुनेंगे, बताइए आप क्या बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या मुझे आप बताने चाहिए बार बार? नहीं, माइनस वाले विड्रॉइंग होते हैं और प्लस वाले डोनेटिंग होते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां पर होनी भी नहीं चाहिए। जल्दी से ये वाला पॉइंट एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और प्लीज वाटर और मिथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ मत पूछिए, मैं भी जानता हूं मिथेनॉल मोर एसिडिक होता है। ऐसे फालतू की बातें एग्जाम में आपसे करता नहीं है, जीके टाइप। कई बार बच्चा सोचता है चलो इसकी नॉलेज चेक कर लेते हैं। भाई मेरे को केवल ऑर्गेनिक की पढ़नी है, मुझे नहीं भी आएगा ना तो मैं याद कर लूंगा, लेकिन क्लास में वही बातें अपन करें जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं। डेटा की बातें नहीं करनी अपने को, और जब डेटाबेस आएगा तो हमसे बनेगा भी नहीं। हमसे मतलब ना तुमसे ना मुझसे, मैं भी पहले डेटा देखूंगा फिर आंसर दूंगा। ये सच्चाई है। नहीं सर, फिर तो आपको पीके वैल्यू याद कर लेनी चाहिए। जब पढ़ा रहा होते हैं 2-3 दिन याद रहती है, उसके बाद याद नहीं होती है। 15 दिन बाद जाके पूछना कि सर उसकी पीके वैल्यू बताना, गायब। तो फिर कोई मतलब, यहीं से चलेंगे अपन, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नहीं लिखना है इसको ना, अरे मैं इसको नहीं बताता हूं, बताऊंगा ना तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी में दिक्कत आएगी। ये पूछे ना पूछे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछता है, OH और CH3O माइनस की, और वहां पे फिर तुम उल्टे पुल्टे आंसर दोगे। तो हमने वाटर और मिथेनॉल पर कोई बात की ही, हम जानते ही नहीं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं दोस्तों। आइए पहले क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप जवाब देंगे कि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए आपका ये तो रेफरेंस मान के आप चल सकते हो। इसमें देखो, आप अगर वैसे भी देखोगे तो इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। क्लियर? इन दोनों में से बताओ प्लस आई किसका ज्यादा है? इन दोनों में से सेकंड का प्लस आई क्या लगेगा, ज्यादा। कैसे? 1 कार्बन 2 कार्बन। क्लियर?
इन दोनों में से आपको पता चल गया है ब्रांचिंग बढ़ गई है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी प्लस आई बढ़ेगा, और इसका तो दोस्त और भी ज्यादा प्लस आई लगेगा। अगर प्लस आई लगेगा तो आप या तो ये कह सकते हो कि कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबलाइज होगा, या आप ये भी कह सकते हो OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। अब समझो OH बॉन्ड की पोलैरिटी से क्या फर्क पड़ता है भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या है पोलैरिटी, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आएगा पार्शियल। ये बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा ये इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ऑक्सीजन के क्या होंगे नजदीक, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर आपने इसकी पोलैरिटी घटा दी तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से दूर होते चले जाएंगे, तो फिर ये इजीली आपका OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें से कौन सा रहने वाला है, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। क्लियर, चलिए ये हमारे सामने रहेगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए इन ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। प्लस आई से OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम करेगा, लेकिन यहां पर आप जानते हैं कौन आ गया है आपके फ्लोरीन, और फ्लोरीन कैसे इफेक्ट लगाएंगे, माइनस आई, और माइनस आई बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के रहेंगे, OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, बढ़ाएंगे। या ये भी कह सकते हो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे माइनस आई के थ्रू। क्लियर। आप यहां पर भी बताइए CF3 मतलब CCl3 आ गया है, कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, पक्का, जी हाँ। बताइए आई इफेक्ट सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस। ये कार्बन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आयुपैक नंबरिंग, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। बताइए डिस्टेंस सेम या अलग अलग, डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम हो गई तो नंबर चेक करो, माइनस आई वाले कितने हैं दोस्तों, 3। इधर बताओ माइनस आई वाले कितने हैं दोस्तों, 3, तो नंबर भी क्या है, सेम। देन चेक करो पावर, मतलब माइनस आई कौन अच्छा लगाता है, फ्लोरीन या क्लोरीन, तो माइनस आई आपके फ्लोरीन का अच्छा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। देखो माइनस आई डे 1 डे 2 पर पढ़ा था, एप्लीकेशन अब आ रही है उसकी। क्लियर। लेकिन ये नहीं सोचना पड़ेगा ना कि क्या लगाऊं, हाइपर इंडक्टिव, अलग अलग पढ़ोगे तो कंफ्यूज रहोगे। तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका रहेगा, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, जल्दी से नोट करेंगे दोस्तों। एट्थ, हाँ। ओ भाई क्या कर रहा है, एनायन में प्लस H कैसे लगाएगा, क्या यहां CH बॉन्ड हाइपर करेगा, एनायन के केस में एल्काइल ग्रुप का हाइपर लगता ही नहीं है। लो बिना हाइड्रोजन लगाए किससे क्या फर्क पड़ता है, बताइए क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, देखो आप हाइपर में जाके चेक करो, बकायदा बताए भी है कि बेसिक स्ट्रेंथ जब चेक करो तो ये मत बोल देना कि इसका प्लस H बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई ही बढ़ाएगा, क्योंकि हाइपर है ही नहीं। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर देंगे भाई लोग, हर एक क्वेश्चन चुनिंदा है, ध्यान रखिएगा। सुलटा दिया है क्या सभी ने, एक आप नोट लिख दीजिए, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस तो आप खेल लोगे मुझे पता है, लेकिन दूसरी बात अगर उसने बोली तो आप उलझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the polarity of OH bond, ऐसे लिखना होता है, electron withdrawing groups increases the polarity of OH bond, electron withdrawing groups increases the polarity of OH bond, hence makes the alcohols more acidic,
hence make the alcohol more acidic. अगर कोई OH बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ाएगा तो वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। मैं हर एनसीईआरटी के पॉइंट को कवर करता हुआ चलूंगा। अपनी नोटबुक में बस आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। बताइए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट पर आपसे डिस्कशन चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर, बताइए सबसे पहले अगर कोई OH बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ाएगा तो वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। मैं हर एनसीईआरटी के पॉइंट को कवर करता हुआ चलूंगा। अपनी नोटबुक में बस आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। बताइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट पर आपसे डिस्कशन चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 3, कैन यू टेल मी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस कंपाउंड? कॉन्जुगेट बेस कौन से वाला एच हटाकर बनाओगे? कौन से वाला एच अगर अपन बात करना चाहें हटाकर बनाओगे? ये वाला या फिर यहां से एच हटाकर बनाओगे? क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते ना दोस्त, तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये एसिडिक नेचर ज्यादा रखता है। अब आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप बोलोगे 2 कोडी की है, मॉडिफाइड ईएन से काम चल रहा हमारा। क्लियर? तो यही है चटाना, यही मोस्ट एसिडिक है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर हम बहुत आसानी से इसमें बातें कर सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। अब सभी में ही अगर अपन देखें तो आपका कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? ऑक्सीजन पर। आप तो ये चेक करो इस ग्रुप का नेचर कैसा है। इस ग्रुप का नेचर है प्लस आई, और प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ओके, आप बताइए विनाइल ग्रुप की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई, और माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप बताइए ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई, पक्का। और माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इधर बात कीजिए, यहां पर फिनाइल ग्रुप की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई, और माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मुझे बताइए फोर्थ नंबर में कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा या नहीं होगा? बीच में sp3 कार्बन बैठा है। क्लियर है ना? चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ माइनस आई, बताओ माइनस आई सबसे ज्यादा किसका लगता है? ट्रिपल बॉन्ड वाले का। सही कहा मैंने। उसके बाद किसका लगेगा? फिनाइल का। अब आप सोचो, हमने पढ़ा तो कब था? अगर आप जिस बच्चे ने जवाब दे दिया तो उसको माइनस आई की सीरीज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस तिगड़म से याद करते हो ना, मास्टर के बोलने के बाद याद आएगी वो तिगड़म, अभी याद नहीं आएगी। अगर याद ही हो जाएगी तो फिर तिगड़म की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आप बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और इसमें भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की एटम की, मोर माइनस आई। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया अब तो पता है भाई। एक पाई बॉन्ड तो दोनों में क्या हो गया? कॉमन, लेकिन बाकी वालों का तो माइनस आई लगाना। क्लियर? तो इस तरीके से तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा होगी थर्ड, उसके बाद फोर्थ, बिल्कुल सही, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद बिल्कुल सही आंसर आपने इसका भी दिया है। पहले आप इसको सुलटा देंगे और अगली हेडिंग लगा के रुक जाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अपन बात करना चाहें, कंपैरिजन ऑफ फिनोल्स, चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। बहुत ही लिमिटेड और टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नोटबुक में तो एटलीस्ट नहीं आने देंगे।
बस केवल इतना लिखना आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ फिनोल्स। फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्लियर? हमने केवल आईयूपैक नेमिंग ही डिस्कस की है, हमने डेराइव्ड और कॉमन नेमिंग डिस्कस नहीं की है। लेकिन आप यकीन मानिए जितना काम का होगा हम चैप्टर वाइज बातें कर लेंगे। वहां पर एक दिन बैठ के आप सारे रट्टे लगाते, यहाँ चैप्टर वाइज चलेंगे तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे इससे पहले मैंने फिनोल को कार्बोलिक एसिड बोला ही नहीं, अब आपको पता चल गया है कि फिनोल को ही क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। चलिए, केवल इतना तक नोट करना था, कर लिया है। अब आप जानते हैं, आपने अल्कोहल में भी देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो आपके होंगे वो आपके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। यानी कि सारे के सारे फिनोल ही हैं। तो कहता है अब आपका रेजोनेंस का कोई रोल रह नहीं गया है। आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ अच्छे लेवल पर यहां पर बातें बता देता हूं। जैसे अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, आगे आएगा भी लेकिन मैं अभी बता रहा हूं। ये हमारे सामने दिया गया है, बताइए इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड ओल, वन ओल भी कह सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। ये हमारे सामने दिए गए इन दोनों में। तो कहता है इन दोनों में तो आप बिल्कुल अलग तरीके से आंसर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में आप कॉन्जुगेट बेस देखो, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाओ। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और तो कोई नहीं है ना, नहीं, तो H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। ध्यान से सुनिए, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मैं H प्लस नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना। चलिए यहां पर भी अगर अपन बात करें, H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये हमारे सामने बनकर आ गया है कॉन्जुगेट बेस। दोस्त इसे हम कहते हैं फिनोल और इसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, कई बार हम इसको फिनोलेट आयन भी बोल देते हैं, फिनोलेट आयन भी इसको बोल देते हैं। इनोलेट की फील दे रहा है, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए अब हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। आप या तो इनके कॉन्जुगेट बेस से कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं स्टेबिलिटी की बातें करना चाहूं, किसकी बातें करना चाहूं, स्टेबिलिटी, तो दोस्त मैं आपको दो तरीके से समझा सकता हूं कि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू, अगर अपन बात करना चाहें, दिस एल्कोक्साइड आयन। अल्क बोल दे मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहता, आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैं दो तरीके से समझाता हूं। हम जज्बाती हो जाते हैं कई बार, उसकी बात समझते ही हम केवल ये सुनना चाहते हैं जो हम पढ़कर आए। क्लियर? वो जो कह रहा है उसको सुनो ध्यान से। वो कह रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, किसकी वजह से, क्योंकि आपके फिनाइल रिंग का माइनस आई लग रहा है। क्या ये बात सही है? फिनाइल का माइनस आई होता है कि प्लस आई? बिल्कुल सही कह रहा है वो। और कहता है उल्टा आपके अल्काइल ग्रुप का कैसा लगेगा, प्लस आई। कहता है अल्काइल ग्रुप तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है और आपकी रिंग का नेचर इंडक्टिव से विड्रॉइंग है, तो आपका ये ज्यादा स्टेबल है। उसकी बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहा वो यहां भी समझा सकता है कि इन दिस केस योर अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग which will decrease the polarity of this oxygen hydrogen bond। आप सोचिए अगर ऑक्सीजन को दोस्त कहां से इलेक्ट्रॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे, यहां से, तो हाइड्रोजन से विड्रॉ करना कम कर देगा। क्लियर? कहता है इसमें उल्टा है। अगर अपन बात करना चाहें कि जो आपके फिनाइल रिंग है वो या तो आप ये कह सकते हो कि विड्रॉइंग है, या ये भी कह सकता है with respect to your cyclohexyl your phenyl ring is less electron donating, less electron donating है नो डाउट ये भी, क्योंकि इसकी एन क्या है, ज्यादा। भाई ऑक्सीजन और sp2 कार्बन में एन किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ये विड्रॉ ही करेगा। लेकिन ये लेस इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग है और वो मोर इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन आपका कैसा है, sp3, और ये कार्बन आपका कैसा है, sp2। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो वो तो यहीं से समझा देगा एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बहुत सारे तरीके एसिडिक स्ट्रेंथ को समझाने के, या फिर यहां से समझा देगा कि देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो बच्चा ये वाला पॉइंट बहुत आसानी से आंसर दे देता है।
It is not stabilized by resonance and it is stabilized by इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। आप सोचिए, अगर ऑक्सीजन को दोस्त कहां से इलेक्ट्रॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे, यहां से, तो हाइड्रोजन से विड्रॉ करना कम कर देगा। क्लियर? कहता है इसमें उल्टा है। अगर अपन बात करना चाहें कि जो आपके फिनाइल रिंग है, वो या तो आप ये कह सकते हो कि विड्रॉइंग है, या ये भी कह सकता है विद रिस्पेक्ट टू योर साइक्लोहेक्साइल योर फिनाइल रिंग इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नो डाउट, ये भी, क्योंकि इसकी एन क्या है, ज्यादा। भाई ऑक्सीजन और sp2 कार्बन में एन किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ये विड्रॉ ही करेगा। लेकिन ये लेस इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग है और वो मोर इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन आपका कैसा है, sp3, और ये कार्बन आपका कैसा है, sp2। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो वो तो यहीं से समझा देगा एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बहुत सारे तरीके एसिडिक स्ट्रेंथ को समझाने के, या फिर यहां से समझा देगा कि देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लेकिन उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो बच्चा ये वाला पॉइंट बहुत आसानी से आंसर दे देता है। इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बच्चा बोलता है बिल्कुल ये बात भी सही है, लेकिन जो वो बातें कर रहा है वो भी तो, हम तो केवल आधी बातें जानते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? दूसरा, वो हमें और बेहतरीन तरीके से समझाता है कि रेजोनेंस ना यहां पर इस फिनोल के डिसोसिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कहता है रेजोनेंस तो इसमें भी है, फिनोल में। कैसे? lone pair will convert into pi bond and pi bond will convert into negative। कहता रेजोनेंस तो इसमें भी है, लेकिन इसमें रेजोनेंस की वजह से क्या जाता है, चार्ज सेपरेशन। कुछ याद आया कि नहीं आया? लेकिन कहता है एक बार H प्लस हटाओ, उसके बाद कोई चार्ज सेपरेशन। क्या दोस्त हमने रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर किया था? बताइए विच वन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, योर फिनॉल और योर फिनॉक्साइड आयन? Your phenoxide ion is more resonance stabilized as compared to your phenol। तो कहता है यहां रेजोनेंस दूसरे तरीके से भी आपके H प्लस के निकलने में मदद करता है। या वैसे भी देखो, रेजोनेंस से ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। ईएन बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? OH बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ाया है, घटाया? बढ़ा दिया। क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन तो जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आने का मतलब उसका ईएन बढ़ जाना। अब थोड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो किसी भी तरीके से आप लोगों के सामने बातें की जा सकती हैं। देख दोस्त, तो तू जानता था ना, वो तो मैंने बताया ही बताया है। क्या? कि ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये तो मैंने बताया ही बताया है। लेकिन उसके अलावा भी एनसीईआरटी की बातें बताई हैं, ये बात भी आपकी एनसीईआरटी ही समझाती है। क्लियर? तो पहले अगर अपन बात करना चाहें, पहले आप यही नोट डाउन करेंगे, फिर वो नोट डाउन करेंगे। तो फिनॉल वर्सेस अल्कोहल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हमें क्लियर हुआ है। अगर केवल एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करवाता है तो बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या जाता है, सही। फिर रियल इतना मैटर नहीं करता कि वो कैसे और कहां से पढ़कर आया है। लेकिन जब वो स्टेटमेंट फेंकने लगता है ना, तब बच्चा फंसने लगता है, क्योंकि आंसर तो किसी भी तरीके से वो ले आता है, किसी एक अप्रोच से लेकर आ जाता है। लेकिन अगर अप्रोच एक से ज्यादा हुई और हमें मालूम नहीं हुआ, तो फिर हमें साफ करने लगता है। नहीं, अगर बात करें sp2 कार्बन और ऑक्सीजन में से,
sp2 कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये विड्रॉ कर सकता है। तो मैंने समझाने का तरीका ये बोला है, फिनाइल मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है थ्रू इंडक्टिव, सॉरी साइक्लोहेक्साइल मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है थ्रू इंडक्टिव एंड फिनाइल लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कुछ ना लेकर कि इसका प्लस आई और इसका माइनस है। समझाने का तरीका सुलटा दिया है क्या दोस्तों? एसिडिक स्ट्रेंथ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी पर अपना क्लास नोट्स, सेकंड प्रायोरिटी पर अपना मॉड्यूल एंड डीएलपी। केमिस्ट्री में आपको और कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अदर इंस्टीट्यूट की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अच्छे क्वेश्चंस होंगे भी तो वो जहां से उठाए जाएंगे वो अपने क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी मिल जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा जगह हाथ पैर नहीं मारेंगे हम। हमने मॉड्यूल ईएलपी कर लिया, मान लो क्वेश्चन बैंक नहीं किया, तो जब हम रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेंगे। पहला अपना लिटरेचर पूरा सॉल्व करेंगे। आप बाद में फुल सिलेबस टेस्ट भी लगाओगे ना, तो आप देखना जीओसी में जो आप क्वेश्चंस कर चुके होगे ना, उससे नई वैरायटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। हर वैरायटी को कवर करता हुआ चल रहा है। कैन वी मूव? आइए अब देखो, हम जो बात कर रहे हैं दोस्त सारे फिनोल 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 फिनोल, तो इसका भी कॉन्जुगेट बेस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, या रिंग का लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर सेम सेम। मेन पॉइंट ये है कि कोई ग्रुप आएगा तो वो क्या इफेक्ट डालेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर। तो अगर ग्रुप का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो आप जानते हैं अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो आपके कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा? स्टेबलाइज, और स्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। कुछ भी करके ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया ना, इसको स्टेबलाइज करेगी, चाहे ये रेजोनेंस से करे, चाहे हाइपर से करे, चाहे इंडक्टिव से करे, हमें कोई लेने देना। इट विल स्टेबलाइज, इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? इधर बात कीजिए, ये तो आपका नील बटे सन्नाटा, रिंग पर कोई है ही नहीं, लेकिन गलती से आपने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। और ऐसे ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा रहेगा, फिनोल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। कहां से समझा रहा हूं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया भाई लोगों? क्या हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बातें कर सकते हैं? चलिए, आप जानते हैं फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते रहते हैं, आते रहते हैं क्वेश्चंस। क्लियर? क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए। मेन पॉइंट यही है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को पहले भी बढ़ा रहे थे, अब भी बढ़ाएंगे। डोनेटिंग पहले भी घटा रहे थे, अब भी घटाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला मतलब अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, कंपैरिजन चल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब पहले चेक करो, सारे के सारे फिनोल हैं। आप चेक कर लीजिए, सभी के अंदर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यही है। चेक कर सकते हैं, सभी के अंदर जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है वो यही है। मतलब हमें इसी के ही कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले अपन सोल्व करते हैं, तो बताओ NO2 क्या लगाएगा? -R। इनफैक्ट -R किस पर लगाएगा? इसके कॉन्जुगेट बेस पर। एक बार आप H+ को हटा दीजिए, नेगेटिव चार्ज बन गया कॉन्जुगेट बेस। नाउ नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड
एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, और ये नेगेटिव NO2 के साथ रेजोनेंस करेगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं NO2 में है पोलर पाई बॉन्ड, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। एक तो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन बढ़ा दिया, ऊपर से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर भी ले गया है। तो बताइए कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज किया या डिस्टेबलाइज किया? कॉन्जुगेट बेस को क्या किया, स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो -R से। अब बताओ CHO, दोस्तों इसको गौर से देखना, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन इसमें कार्बन ऑक्सीजन में पोलर, अगर की एटम ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है तो -R लगाएगा ग्रुप। तो इसका भी कैसा है, -R। क्लोरीन बेहतरीन है आपके सामने। अगर मैं बात करना चाहूं क्लोरीन के केस में, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ध्यान से, क्लोरीन के केस में बात करूं, क्या मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना दूं? बना दीजिए। H+ हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। यहां पर मेरे को बनाना ही पड़ेगा, मैं यहां बना देता हूं ना। H+ को हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। बना दिया तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से। यहां पर कौन है, क्लोरीन। अब मैं इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं तो आपके सामने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ध्यान से सुनना, जहां पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये तो दोनों आपस में आरस नहीं है। अबे दिमाग से पैदल हैं नहीं, लेकिन पहले यहां नेगेटिव आना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरो नहीं भी बना उसका मतलब ये नहीं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स है। अब इससे क्या फायदा होगा आप बताओ भाई लोगों, बताओ। क्लोरीन यहां +R लगा देगा क्या? क्लोरीन यहां पर +R लगा देगा क्या? कार्बन लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन भाई। तो बोलते हैं सर मुझे पता नहीं चलता हैलोजन्स कब +R लगाते हैं और कब -R। मैंने तो कंफ्यूजन कम किए हैं, मैंने +R एज वेल एज -R वाले ग्रुप पढ़ाए ही, काम का ही नहीं है मेरे। क्लियर? जब भी नेगेटिव बने तो समझ लो आपका हैलोजन -R लगाएगा। क्लियर? यहां पर ये -R बोल दो या बैक बॉन्डिंग बोल दो, एक ही बात है दोस्त। -R या बैक बॉन्डिंग एक ही बात है। तो बताइए क्या इसने -R लगाया? और आ जाओ दोस्तों इधर, क्या इनका भी -R है? हाँ, मैंने -R कंपैरिजन में बहुत लिमिटेड बातें की हैं, लेकिन जितने भी किए हैं वो शानदार है। 2 पॉइंट बताए, एक तो -R में पोलर पाई बॉन्ड वालों में NO2 सबका बताया, दूसरा पोलर पाई बॉन्ड वालों का -R क्लोरीन से ज्यादा, वैकेंट 3D वालों से। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। यहां भी -R, यहां पर भी -R, आप यहां पर भी -R कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी उसी की ही ज्यादा आएगी। क्लियर? अब बताइए यहां पर CH3 कैसा लगाएगा? +H ये बेंजीन के साथ हाइपर करता हुआ वहां नेगेटिव बना देगा, एंड एडजेसेंट एटम्स पर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, OCH3 कैसा लगाएगा? +R से कैसे डिस्टेबलाइज करेगा पता है ना? H+ हटाओ, कॉन्जुगेट बेस, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेस। सिमिलरली ये हाइपर करेगा बेंजीन पर, बर्बाद वो हो जाएगा आपका O-। तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलने वाला है दोस्तों? +R। और बताइए +R से आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। पक्का? जी हाँ। आइए अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर देते हैं। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाओ जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। विड्रॉइंग कितने हैं? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप बताओ सेकेंड थर्ड में -R किसका ज्यादा? NO2 -R में सबका पापा है। थर्ड में और फोर्थ में पोलर पाई बॉन्ड वर्सेस क्लोरीन, तो यहां पर आपका आ जाएगा थर्ड, और फिर कौन सा आ जाएगा? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? -R वाले सुलट गए। और कोई है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? नहीं, तो फिर खुद फर्स्ट आएगा। अब क्या शुरू हो जाएंगे? डोनेटिंग। डोनेटिंग में आप जानते हैं इसका तो +H से बर्बाद करेगा, वो +R से बर्बाद करेगा, तो फिर कौन सा आएगा आपका? फिफ्थ, और सबसे पीछे कौन सा जाएगा? 6। 2 कौड़ी का सवाल है। क्लियर? अभी आप मुझे समझाने दीजिए, ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन, एक जगह लगा हुआ है आपका कौन? क्लोरीन, और एक जगह लगा हुआ है आपका कौन? फ्लोरीन। शायद दोस्तों अब आपको चमक चुका है, मुझे यहां पर ज्यादा चिल्लाने की जरूरत है नहीं।
H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस, ध्यान से सुनिए, अगर H प्लस हटा दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया, तो आप जानते हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ऐसी भी बनेगी जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इस कार्बन पर आ जाएगा, और यहां पर इस नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन केवल और केवल अपने माइनस आई से स्टेबलाइज कर पाएगा, बिकॉज फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता एनायन के साथ। एनायन के साथ बैक बॉन्डिंग क्लोरीन कर सकता है, क्लोरीन दोनों का काम कर सकता है, एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर। अच्छा एक्सेप्टर है या अच्छा डोनर है? कार्बन के लिए अच्छा एक्सेप्टर है या अच्छा डोनर है? अच्छा एक्सेप्टर है। बैक बॉन्डिंग कार्बन आयन में बेटर करता है एज कंपेयर टू कार्बो केटायन। केटायन को देगा एनायन से, ध्यान रखना हमेशा, क्लियर। तो यहां पर आपका ये बेचारा केवल और केवल क्या लगा पाएगा, माइनस आई, और यहां पर इसका क्या लग रहा है, माइनस आर। दिक्कत नहीं आएगी कंपैरिजन में, लेकिन आप अलग ही तरीके से चलते हो, इसका भी माइनस आई देखते हो, उसका भी माइनस आई देखते हो, देखो ना माइनस आर, क्या दिक्कत है। अच्छा दूसरा इफेक्ट बताओ, क्लोरीन का क्या लग रहा है, क्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, दोनों से ही विड्रॉइंग है ये तो, क्लियर। तो डेफिनेटली उससे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सेकंड। दोस्तों शानदार पॉइंट था, ये भी अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए। अगर इस क्वेश्चन को भूल जाएं तो बाजू में आप फिर से इसी क्वेश्चन को लिख लें, आपको बार बार याद आता रहेगा, क्योंकि मुझे पता है आप रायता फैलाने में टाइम नहीं लगाएंगे। इन दोनों एनायन में से बता सकते हैं विच एनायन इज मोर स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जानते हो ना, यहां पर माइनस आर या क्लोरीन का बैक बॉन्डिंग। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से कुछ ऑप्शन ऐड करके मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन। फिनोल से क्वेश्चन आए और रिंग पर NO2 ना लगाए, ऐसा होता ही नहीं, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का, अपना टाइम तो नहीं हुआ ना, चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। देखो बताइए यहां पर NO2 कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आर। ऐसे सोचा करो इसके कॉन्जुगेट बेस पर लगाएगा माइनस आर, ऑर्थो पर है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बताइए यहां से क्या लगा पाएगा, माइनस आई। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, तुम बताना सही या गलत। इन थर्ड में बताना है कि थर्ड में NO2 रिंग पर केवल माइनस आई लगा रहा है, गलत। रिंग से तो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन उसका रेजोनेंस उसके किसी काम का। जब दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पर होते हैं, आपस में रेजोनेंस नहीं करते, रिंग पर तो दोनों ही करते हैं, क्लियर है ना। चलिए आप बताइए यहां पर भी NO2 का कैसा लगेगा, माइनस आर। यहां पर भी बताइए माइनस आर, यहां पर भी माइनस आर। इन दो में फिर से बताइए माइनस आर, माइनस आर, माइनस आर। आप तो जानते हैं भाई लोगों, माइनस आर और वो भी NO2 का, जो माइनस आर में सबका पापा है। आप बताइए अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसमें है, 6 में। तो 6 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताइए। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें फिफ्थ में, कितने माइनस आ रहे हैं, 2, तो फिर आने दीजिए फिफ्थ को, क्लियर। अब अगर अपन बात करना चाहें सेकेंड, और हमारे सामने कौन सा बच गया है, फोर्थ, तो नॉर्मली हम आंसर में किसको लेते हैं, सेकेंड, क्योंकि माइनस आर तो बराबर हो गया, फिर भी चेक माइनस आई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें आपके फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड। दोस्त मैं समझाऊंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, क्लियर। अभी सेकंड और फोर्थ को मैंने एक्सप्लेन, मैंने आपकी मर्जी के अपोजिट जाकर फोर्थ को आगे लिखा है, हालांकि आप चाहते थे सेकंड आगे लिखा, बात आपकी सही है जैसा आप सोच रहे थे, पर मैं समझाऊंगा। उसके बाद बताओ सेकंड फोर्थ के बाद थर्ड, इसमें कोई डाउट है, और उसके बाद फर्स्ट, इसमें कोई डाउट है नहीं सर। हमें सर एक में डाउट था और वो आपने अभी तक क्लियर भी नहीं किया। हमें इन दोनों में डाउट है कि ये आपने हमसे बिना पूछे ऐसे क्यों लिख दिया, बाकी में हमें कोई डाउट नहीं है। आइए दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करता हूं। जो पिछली बार अपने यही थे बैचेज में, आखिरी में एसआरजी के कुछ मेजर टेस्ट पेपर हुए थे एसआरजी वाले, उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन दिया था मैंने, जिसमें
इसके कॉन्जुगेट बेस और इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करवाई थी। काफी लोगों की आंखें खुली थी वहां जाके, क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है मोर एसिडिक स्ट्रेंथ तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। अभी समझाएंगे, इन दोनों में ही डाउट है ना अपना, बाकी में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अभी डाउट आ सकते हैं समझाने के बाद ना। यहां पर अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से, ये हमारे सामने दिया गया है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये हमारे सामने है ऑर्थो, अगर अपन बात करना चाहें नाइट्रोफिनोल, ऑक्सीजन पर है नेगेटिव, यहां पर नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव। क्या मैं डेटिव बॉन्ड को ऐसे लिख सकता हूं? तो आप जानते हैं यहां पर ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एच तो एच बॉन्डिंग कर सकता है, बिल्कुल। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंट्रामोलिक्यूलर, अगर मैं बात करना चाहूं, एच बॉन्डिंग। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इसके अंदर है, तो उससे क्या होने वाला है अभी अपन बात करेंगे। ये आपका एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए, क्या बताइए? कॉन्जुगेट बेस। तो आप बताइए कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मोस्ट एसिडिक एच को हटा दो, कॉन्जुगेट बेस, यही तो कहते हैं ना सर? बिल्कुल सही। अगर हमने यहां से इसको हटा दिया है तो हमारे सामने ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ये लीजिए, मैं आपकी मर्जी के लिए H प्लस भी लिख देता हूं। आप गौर से देखिए, आपके एसिड में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन आपके कॉन्जुगेट बेस में, सोचो थोड़ा सा, आपके एसिड के अंदर तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये अभी राइट नाउ किसके लिए काम कर रहा है? हमारे लिए एसिड का। और ये एसिड का क्या बन गया है? कॉन्जुगेट बेस। क्या ये पॉइंट सही है? अब आप बताइए, इसमें तो आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन है, लेकिन इसमें आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन, आप बताइए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में आएगा? इक्विलिब्रियम तो स्टेबिलिटी को फेवर करता है। दोस्तों मैं वापस आता हूं, मैंने अपना पॉइंट यहां पर भी रखा था। देखो इसमें भी रेजोनेंस था और इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन इसमें रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ? चार्ज, और इसमें रेजोनेंस में कोई चार्ज सेपरेशन, तो रेजोनेंस इसका फॉर्मेशन फेवर कर रहा था। क्लियर? क्योंकि इसमें बेटर स्टेबलाइजेशन था। मींस योर कॉन्जुगेट बेस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू योर एसिड। सही बोला मैंने? तो इक्विलिब्रियम आगे जाने की कोशिश करेगा। आइए अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, योर एसिड इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड बट योर कॉन्जुगेट बेस इज नॉट स्टेबलाइज्ड, तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम आगे जाएगा या पीछे की तरफ आएगा? पीछे की तरफ आएगा। तो यहां आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बढ़ा रहा है या घटा रहा है? अबे अगर इक्विलिब्रियम आगे जाएगा तो के ए की वैल्यू, और इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आएगा तो के ए की वैल्यू कम। तो अगर आपके एसिड में एच बॉन्डिंग है लेकिन आपके कॉन्जुगेट बेस में, तो इस टाइप की इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करती है। ये रीजन है क्यों आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं दोस्तों, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये हमारे सामने कौन है? पैरानाइट्रोफिनॉल। आप बताइए क्या पैरानाइट्रोफिनॉल में राइट नाउ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस, ना तो आपके एसिड में H बॉन्डिंग थी इंट्रामोलिकुलर, ना आपके कॉन्जुगेट बेस में, तो इसको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो इसका आयोनाइजेशन इजी होता है एज कंपेयर टू दिस। ये ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन दी है। इफ योर एसिड इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड बट योर कॉन्जुगेट बेस इज not stabilized by intramolecular H bonding, such type of H bonding will decrease the acidic strength. किस एक्सटेंट तक करेगी वो बात अलग है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने वाली है। अब मैं इसको ऐसे भी समझा सकता था, देखो ये तिगड़मबाजी मेरे को आती नहीं है कि देखो इस हाइड्रोजन ने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस गया है, ये इसके अट्रैक्ट हो गया।
अरे भाई ये नहीं मिलेंगी। जब आपके पास स्टेटमेंट आएगी ना, स्टेटमेंट 1, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, सही। अब ये लिखा हुआ होगा कि इसके इसके अट्रैक्शन में आ गया है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ गया है, इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये नोटंकी काम, एक ही लाइन काम आएगी क्या? Orthonitrophenol is intramolecular H bonding stabilized, but its conjugate base is not stabilized. Hence, intramolecular H bonding decreases the acidic strength. कुछ भी ले देकर इंट्रामोलिकुलर H bonding का नाम आना, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब आप सुनना, अभी तक आपको डाउट आया नहीं, अब आएगा डाउट। वापिस आता हूं अपने क्वेश्चन पर। सर, क्या यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? है? सर, क्या यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? है। तो सर इसमें तो नहीं है, तो इनको भी उठा के सबसे पीछे फेंकिए। मैंने बोला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगी, किस एक्सटेंट तक करेगी ये अलग बात है। कम करेगी, किस एक्सटेंट तक करेगी ये अलग बात है। तो ध्यान रखिए कब देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। जो आपका कॉन्सेप्ट चलता था क्या, आर, एच और आई, क्लियर। R4 दोस्तों आप क्या मानते थे? रेजोनेंस। H4 आप क्या मानते थे? H इफेक्ट। पक्का? अब आप जब फिनोल में बात करो तो H इफेक्ट के साथ साथ H बॉन्डिंग भी मान लेना। क्या मान लेना? H बॉन्डिंग। और I तो आप जानते ही हो क्या, इंडक्टिव। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं कि यहां पर H बॉन्डिंग को इंडक्टिव से पहले देखना है। H बॉन्डिंग को इंडक्टिव से पहले देखना है। ये बुक्स नहीं लिखती है, ये अपने बनाए गए कॉन्सेप्ट है भाई। कभी तुम्हें लगे कोई दुनिया की स्टैंडर्ड बुक लिख देगी, नहीं लिखेगी। स्टैंडर्ड बुक पीके वैल्यू लिख देगा, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब तू जाने तेरा काम जाने। कम क्यों है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उससे ज्यादा बातें नहीं करते हैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक। ये हमें बच्चों को ध्यान रखने के लिए बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर यहां माइनस आई भी तो है, इसमें माइनस आई ज्यादा और इसमें माइनस आई, इसीलिए सर मैं आगे किसको लेकर आ रहा था, सेकेंड। तो मैं कब देखूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को? यहां तो आप नहीं कह रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख, क्योंकि इसमें आर ने डिसीजन ले लिया है। वापस चलूं, अगर आर डिसाइड कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत थी। आप बताओ इसमें कितने आर थे? 3। किसी और में है? इसमें कितने आर थे? किसी और में है? इसमें कितना आर है और इसमें भी कितना है? दोनों में माइनस आर, सेम। अब आर के बाद क्या देखो, एच। एच का मतलब हाइपर, साथ में अब एच बॉन्डिंग। इंडक्टिव से पहले देखो एच बॉन्डिंग। क्या किसी में एच बॉन्डिंग है? हाँ, इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें, और ऐसी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगी। तो ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसको केवल इसी से ही कम एसिडिक करने वाली है, बाकी और से। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? फिर इन दोनों में तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। पहले आप ये नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ को कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से समझाया क्या? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से समझाया क्या? नहीं समझाया। अगर कभी रीजन दे देना कि कॉन्जुगेट बेस पैरा वाले का ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ऑर्थो, तो समझ ले गर्दन तक पहुंच गया है। कॉन्जुगेट बेस समझाने का लॉजिक इसमें नहीं है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग लॉजिक है। ये केमिस्ट्री है भाई। इफ यू नो यू कैन आंसर, इफ यू डोंट नो डोंट इवन ट्राई। तो हम कहानियां भी वहां सुनाएंगे जहां पर वो डेटा से मैच करेंगे। याद रखने का तरीका बताना पड़ता है। लास्ट वाले को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। जेई ने तो पूछा भी हुआ, जेई हर हद तक गया है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच डजंट कंटेन COOH ग्रुप, यानी कि जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। नाम में दिया हुआ पिक्रिक एसिड। अब बच्चे को लगता है एसिड है तो COH तो होगा ही होगा। उसके बाद ध्यान देने लगते हैं हम लोग कि देखो ध्यान दो इसमें COH ग्रुप नहीं है। जब मास्टर ज्यादा जोर दे रहा हो ना, मतलब PYQ है कि भाई कम से कम पिछले साल वाला तो गलत मत कर देना।
सुलटा दिया है क्या? आपके पास जगह होगी, इसका नाम भी लिखेंगे। कॉमन नेम क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। नंबर 4 तक नाम लिख दें। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज मेटानाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। नाम लिखें। सुलटा दिया है क्या? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इसका कॉमन नेम नहीं है, इसको क्या बोलोगे? 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, आईपैक नेम है। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या रहेगा? आईपैक नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। अब इस नाम का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। डेराइव्ड नेमिंग, कॉमन नेमिंग ऐसी है कि कई जगह आपको सीधा याद ही रखना पड़ेगा। तो ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे आप पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इनके नाम लिखे होने चाहिए नोटबुक के अंदर। कई बार सीधे नाम से कंपैरिजन करवाता है, नाम से कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, और हम सुलट जाते हैं। एक मिनट में बता रहा हूं, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन ना मैंने अगली स्लाइड पर लिखी हुई है। यहां पर पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रो, पहले रिजल्ट मालूम होना, फिर रीजन दिया है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बातें मत कीजिए, साफ कर देंगे। क्लियर? तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे, बाकी की बातें करेंगे हम अगली क्लास में। पीछे वाले भी नहीं लिखा है क्या? आराम से लिखो दोस्तों, कोई जल्दबाजी, कल का दिन भी आप ही के पास है, लिखते रहिएगा। चलिए, जीओसी का मॉड्यूल जितना सोल्व कर सकते हो सोल्व कीजिए आप। मेटानाइट्रोफिनॉल करवाता है नाम से,